शुभ प्रभात। मैं आपकी अध्यापिका ऋचा मिश्रा आप सभी बच्चों का कक्षा 10 में स्वागत करती हूँ। आपके हिंदी पाठ्यक्रम में व्याकरण में जो भाग रखे गए हैं वो हैं वाक्य, वाच्य, पद परिचय और रस। तो सबसे पहले हम आपको वाक्य पढ़ाते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको पढ़ना है, लेकिन इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे मधुरिमा विद्यालय जाती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि कई शब्द मिलकर एक वाक्य बने हुए हैं। मधुरिमा एक अलग शब्द है, विद्यालय अलग शब्द है, जाती है क्रिया है और है पूरक है। तो आपने देखा कि कई सार्थक शब्द मिलकर पूर्ण वाक्य बनाते हैं। अब आते हैं कि वाक्य की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। किसी भी वाक्य में निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। जैसे वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए और वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले कर्म रख दिया, फिर कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया, फिर पूरक। नहीं, सबसे पहले वाक्य में कर्ता, फिर कर्म, फिर पूरक, फिर क्रिया। जैसे सुमन पत्र लिखती है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कि पत्र लिखती सुमन, तो ये आपका पूर्ण वाक्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद शब्दों को बोलने अथवा लिखने में भी निकटता हो चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी बोल दिया सुमन, फिर उसके थोड़ी देर बाद आप बोलेंगे पत्र, फिर बाद में बोलेंगे लिखती है। इसलिए आपने देखा कि किसी भी वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हो उनका कुछ न कुछ अर्थ हो और उन शब्दों में संगति होनी चाहिए और वाक्य में पूर्ण अर्थ व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं वाक्य के अंग पर। वाक्य के कितने अंग होते हैं? आप सभी को पता है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब आते हैं उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कोयल मधुर गाती है या कोयल मीठा गाती है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि वाक्य में कोयल के बारे में बताया जा रहा है कि कोयल मधुर गाती है, अतः इसमें कोयल उद्देश्य हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा उदाहरण है शिवांग चित्र बनाता है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि शिवांग के बारे में बताया जा रहा है, चित्र बनाता है। तो आपको ये पता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए वही उद्देश्य कहलाता है। अब आता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं, सूरज पूरब में निकला। तो पहला उदाहरण तारे आसमान में चमक रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तारे उद्देश्य हो गए हैं और उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है कि आसमान में चमक रहे हैं, अतः ये विधेय हो गया। अब उपयुक्त वाक्य में आपने देखा कि आसमान में चमक रहे हैं, पूरब में निकला, छिप गया तथा फिर आए, घिर आए हैं, विधेय हैं, क्योंकि ये अपने उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। अब आते हैं वाक्य के भेद। जैसा कि आप सभी कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि वाक्य के भेद 2 आधारों पर होते हैं। पहला आधार होता है अर्थ के आधार पर, जिसे आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ लिया है। अब कक्षा 10वीं में आप पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं।
पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें एक ही कर्ता तथा एक क्रिया होती है, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। उदाहरण के रूप में आयुष पढ़ रहा है। आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। अब आप पहले उदाहरण में देख रहे हैं कि आयुष पढ़ रहा है, इसमें आयुष कर्ता हो गया, पढ़ रहा क्रिया हो गई। एक ही कर्ता इसमें और एक ही क्रिया है। साथ में इसमें कर्म, क्रिया विशेषण, पूरक आदि हो सकते हैं। जैसे आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें आयुष कर्ता एक ही है, पढ़ रहा है क्रिया एक ही है और पुस्तक कर्म भी है साथ में। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है। आप इन उदाहरणों में देख रहे हैं कि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया दिख रहा है और बाकी सब पूरक प्रकार्य हैं। इसलिए इस सरल वाक्य की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होता है। अब इसके बाद हम आते हैं संयुक्त वाक्य पे। तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक समुच्चय बोधक पद से जुड़े रहते हैं। उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है। स्वतंत्र उपवाक्य भी पूर्ण अर्थ का बोध कराने में समर्थ है। अर्थात इसमें जितने भी वाक्य होंगे उनमें अर्थ प्रकट करने की क्षमता होगी और वो समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़े होंगे। इसमें जितने भी वाक्य होंगे उन सब की प्रधानता होगी। अब उपवाक्य आपस में योजक पद किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा और आदि द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतज़ार कर रहे हैं। आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि ये और समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा इसमें दो वाक्य जोड़े गए हैं और दोनों ही वाक्य अलग कर देने पे अर्थ प्रकट करने में समर्थ हैं। मेरे पिता आ रहे हैं, भाई इंतज़ार कर रहा है। इसमें किसी भी वाक्य को किसी दूसरे वाक्य के आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सबसे बड़ी पहचान संयुक्त वाक्य की यही होती है। अंदर जाकर बैठिए और बातें कीजिए। अंदर जाकर बैठिए इसका अपना अर्थ है, बातें कीजिए इसका अपना अर्थ है। वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। अगर आप इसको अलग करेंगे, वे घर आ गए हैं इसका अपना अर्थ निकल रहा है, थोड़ी देर ही रुकेंगे इसका अपना अर्थ निकल रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये सभी समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़े हुए हैं। मोहन की शैक्षिक योग्यता स्नातक है या स्नातकोत्तर है। इसको अगर आप करेंगे, मोहन की शैक्षिक योग्यता स्नातक है, मोहन की शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर है। इसमें अपना अर्थ प्रकट करने की अलग अलग क्षमता है दोनों ही वाक्यों में। अब ऐसे ही सभी उदाहरण हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं मिश्र वाक्य पर। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों और जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौड़ हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं।
गौड़ वाक्य को ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्यों में प्रायः व्याधिकरण योजक युग्म यानी जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यदि तो, वही जिसे, जिसे उसे, जब तक तब तक आदि प्रयोग होते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। आप इसमें देख रहे हैं कि प्रधान उपवाक्य यदि मैं परिश्रम करता, ये वाक्य अभी अधूरा है। सफल हो जाता, ये वाक्य इसके आश्रित है। सफल हो जाता तब तक जब तक इसका आश्रय नहीं ले रहा है, अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। यदि आप नहीं जानते हो तो मत बोलो। जब तक अश्वत्थामा को दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जो बालक भीख मांग रहा था वह सड़क पर घायल पड़ा है। उस पुस्तक को दीजिए जिसके लेखक शुक्ल जी हैं। यह वही महात्मा हैं जो पार्क में प्रवचन दे रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये प्रधान वाक्य हो गया और ये इसके आश्रित उपवाक्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ईमानदार हो? तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया। यह वही विद्यालय है जिसमें मोहन पढ़ता है। अब प्रधान वाक्य और गौड़ आश्रित उपवाक्य की पहचान। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यह एक मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें यदि मैं परिश्रम करता ये प्रधान हो गया और ये सफल हो जाता ये आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, आप सभी बच्चे एक नोटबुक बना लीजिए और जो बातें आपको बताई जा रही हैं आप उनको नोट करते जाइए। ज़रूरत पड़ेगी इनको रिपीट भी करूँगी। धन्यवाद।